हर रोज़ की तरह इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हम लोग करते हैं। आज 10th ऑफ जैन है और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हर रोज़ की तरह हम इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, बहुत ही शानदार कोट लेके आया हूँ आपके लिए मैं। वॉरेन बफेट जी की कोट है ये। रूल नंबर 1 इज़ नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2 इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इसको डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे और देखिए इसके लिए नाम क्या रखा है मैंने, गोल्डन रूल्स। इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे। वॉरेन बफेट को मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। हर रोज़ मैं आपको उसी प्रिंसिपल को लेके आऊँगा। 25,000 रुपीज़, 5,000 रुपये हर रोज़ आपको इन्वेस्ट करने हैं जब भी मार्केट फॉल करेगी। आज अगर मार्केट ने फॉल किया तो आज भी आपको इन्वेस्ट करने चाहिए थे। हर रोज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। और इसमें अब आगे देखिए, आज मैं प्राइस टू अर्निंग एंड RSI, इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इन दोनों का निफ्टी 50 के साथ क्या संबंध है, जो निफ्टी 50 है उससे कैसे ये लिंक होता है, उसके ऊपर एक कंप्लीट गाइड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिए, आज ही के दिन हम इसी लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए जी, नेक्स्ट चलते हैं। हर रोज़ की तरह मार्केट परफॉर्मेंस। आज की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी थी? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। मार्केट के अंदर फॉल ही फॉल था। हल्की सी सपोर्ट दी थी TCS की Q3 की अर्निंग को। और आप लोगों ने अगर मेरा वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, शॉर्ट वीडियो, तो जल्दी से जाइए और इस शॉर्ट वीडियो को देखिए जहाँ पे मैंने TCS को एनालाइज किया है, उसके Q3 के रिजल्ट्स। तो रीज़न आज जो मैंने नेगेटिव मार्केट बताई उसके कारण क्या है? 3 जो परमानेंट कारण है जो 3 महीनों तक 31 मार्च तक तो चलेंगे ही, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप, उनकी अनसर्टेन पॉलिसीज़, उनकी अनसर्टेन स्टेटमेंट, हर रोज़ का उनका नया शगुफा। अब उन्होंने आज बोला है कि वो पुतिन से मिलना चाहते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए कि वो यूक्रेन वाली वॉर को ख़त्म करवा दें, लेकिन 3-4 वॉर उन्होंने पहले ही खड़ी कर दी है। कल भी हमने बात की थी, पर आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम फॉरेन पॉलिसी पे। वीक Q3 के नंबर, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि भारत के जो Q3 के नंबर हैं इंडिया के, वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। वीक इंडिया जीडीपी हमारी नीचे को जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग का एक नंबर आया है जो 5.2% है, उसकी पूरी डिटेल हम एनालाइज करेंगे कल और आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो जीडीपी है वो वीक टेरिटरी में है, इट इज़ वेरी वेरी वीक। और आज के स्पेसिफिक 4 कारण कौन से हैं? वो है राइजिंग डॉलर एंड वीकनिंग इंडियन रूपी। डॉलर जो है वो राइज कर रहा है और रूपी जो है वो वीक हो रहा है। बूमिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट, इस पॉइंट को डेप्थ में एनालाइज करेंगे हम और इसको भी आज इन डेप्थ में लेके जाऊंगा मैं। परसिस्टेंट FIIs आउटफ्लो, इसको मैं लगभग पिछले अपने 15 से 20 वीडियो लॉग्स में डेप्थ में एनालाइज कर बैठा हूँ। आप एक बार फिर से उनको देखिए, डाटा आज फिर बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा जनवरी के जो 10 डेज़ हैं जनवरीज के इस नए साल के, उसमें कितना आउटफ्लो हो गया है इंडिया से, वो पूरी डिटेल भी आज मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन इसका एनालिसिस मैं बहुत बार कर बैठा हूँ। राइजिंग इंडिया विक्स देखो 10% इसी हफ्ते के अंदर, इन 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 10% का इंडिया विक्स जो है वो राइज किया है। मीनिंग क्या है? अनसर्टेनिटी बढ़ी है। तो
आइए ये वाला पॉइंट आज जो मैंने आपको करवाना है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में लेके आया हूँ। उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है, आरएसआई वैल्यू कितनी है। आरएसआई के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कब आपको बाई करना है और कब आपको सेल करना है। जो मेरे नए लिसनर हैं, क्योंकि हर रोज़ मैं नोटिस करता हूँ हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो नए सब्सक्राइबर हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, बाई सेल का मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़रूर आप इस वाले लिंक को इस पर टैप करें और जाएं और इस वीडियो को समझें। तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ आरएसआई को और प्राइस टू अर्निंग की जो रेशो है उसको लेके आया हूँ। 50 स्टॉक किन की पीई बेस्ट है और किन की आरएसआई बाई जोन में है, वो स्टॉक आपने पकड़ने। और हर रोज़ मैंने आपको बोला है जब भी मार्केट गिरे 500 रुपया, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उतने पैसे आपने इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ये है भारत, ये जो स्टॉक्स है ना, दिस इज़ इंडिया, ये 50 के 50, तो इसको एनालाइज करेंगे हम कि क्या है इनकी वैल्यूएशन। इन पॉइंट्स को अब मैं आगे लेके चलता हूँ। अब आइए आप नेक्स्ट, दैट इज़ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की स्थिति क्या है? इंडिया विक्स जो है वो राइज़ किया है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा राइज़ हो गया था, बहुत दिनों के बाद पहली बार इसने 15 को क्रॉस किया था, वोलेटाइल जोन में जा रहा था, फिर थोड़ा सा संभला, लेकिन वोलेटाइल जोन के है मीनिंग मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाए, कहीं को भी स्विंग हो सकती है। ये देखिए आप, यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है ये हल्का सा ओवरऑल यहाँ से गिरा है, लेकिन अगर नेट देखेंगे तो ये ग्रीन में राइज किया है और 109, आप लोगों को इसको कहते हैं DXY डॉलर इंडेक्स। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाइए आप, उसको ये लिंक मैं दे रहा हूँ इसका, और इसको समझिए। मैंने कल भी आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली अप टू 31 मार्च को तक हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करने वाले हैं। डॉलर की जो डिमांड है, डॉलर की जो वर्ल्ड वाइड डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, कारण क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब क्रूड ऑयल ख़रीदना है, और एक बात मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड में क्रूड ऑयल जो ट्रेड होता है वो डॉलर्स दे के आपको ख़रीदना पड़ता है। तो क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा मांग सडनली इंक्रीज़ हुई है। क्या उसकी रीज़न है उस पर भी आऊँगा मैं। तो क्रूड ऑयल की मांग की वजह से डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और डॉलर की डिमांड है तो ये देखिए आप कहाँ पे ये इंडेक्स 100 के आसपास होना चाहिए। ये जो नंबर है मैंने कंप्लीटली उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है सब कुछ, तो उसको देखिए। 100 के आसपास होना चाहिए, 101 या 99, तो वो अच्छा है पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए। लेकिन 109 है, जितना ये इंक्रीज़ होता जाएगा तो डॉलर तो स्ट्रांग हो रहा है, बाकी जो इसके खिलाफ वर्ल्ड की करेंसीज़ हैं, 6 करेंसी की बास्केट है, ये बास्केट कमज़ोर हो रही है, और साथ में जितनी भी वर्ल्ड की करेंसीज़ हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ये देखिए आप, आज की सबसे बैडेस्ट न्यूज़ बोलूँगा मैं इसको, हालांकि मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, आप मेरे वीडियो लॉग देख रहे हैं, हमने डाटा के बेस के ऊपर इस बात की हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की प्रेडिक्शन थी कि ₹86 को क्रॉस टच करेगा। जो इंडियन रूपी है, जो हालात हम स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड का डाटा हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली, और आज इसने, ये देखिए आप, ये देखिए इस लाइन में 86.05 को टच कर दिया। $1 86 पे आज बिका है मार्केट के अंदर। हालांकि क्लोज होते होते वो थोड़ा सा फिर नीचे आया है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन आज हमारे रुपी ने 86 को क्रॉस करके लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारा रुपी आ गया है,
क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर की बहुत मैसिव डिमांड हो रही है। और आज इसमें जिसको क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम किया क्रूड ऑयल ने। क्रूड ऑयल की मैसिव मांग बढ़ी है तो डॉलर की मांग, एफआईआईस ये तो पहले ही डॉलर की मांग कर रहे हैं। और तीसरा कारण है यूएस बॉन्ड का जो यील्ड है, वो यील्ड इज़ 4.73%, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस इकोनॉमी में हाईएस्ट बॉन्ड रेट मिल रहा है, तो बाकी दुनिया में क्यों पैसे लगाएंगे ये? अपने यहाँ से ले जाएंगे डॉलर, यहाँ से डॉलर लेके अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को अमेरिका में ले जाएंगे, वहाँ पे बॉन्ड खरीदेंगे, बढ़िया उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे वहाँ पे। तो इन फैक्टर्स की वजह से हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर है, और रुपये में आरबीआई ने इंटरफेरेंस कर रहा है, इसकी कोई स्टेटमेंट अभी तक आरबीआई ने नहीं दी। जब तक नहीं आएगी ये और लुढ़कता जाएगा, और ये भारतीय इकॉनमी के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए बैड से बैड न्यूज़ आ रही हैं। जीडीपी नीचे, Q3 की अर्निंग वो नीचे, रुपी वो नीचे, तो सारे फैक्टर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ये सारे कहाँ हैं? ये ऊपर को जा रहे हैं। मतलब हमारे लिए सारी न्यूज़ बैड न्यूज़ है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने का गिरना 100% बनता था। ये तो आप शुक्र मनाइए कि टीसीएस ने बुरे नतीजे नहीं दिए, बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं इनके Q3 के जो रिज़ल्ट हैं, दे आर नॉट एक्सीलेंट, दे आर नॉट गुड, गुड भी नहीं है ये एवरेज रिज़ल्ट है। मतलब आप रख लो, एक बच्चे से उम्मीद ऐसी थी कि इसके नंबर आएंगे 35% और उसने नंबर दे दिए 40%। ये उतनी कर खुशी है मार्केट को, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं है टीसीएस के। तो मतलब नेगेटिव नहीं थे, हमको उम्मीद थी कि इन्हें फेल हो जाएगा ये बच्चा, 30% नंबर आएंगे और फेल हो जाएगा। कंपनी को खुद उम्मीद 35 की थी, लेकिन आगे 40% मार्क्स, तो सारे खुश हो रहे हैं कि चलो फेल नहीं हुआ, बच्चा पास हो गया। और मार्केट ने आईटी पे अच्छा रिएक्ट किया। आईटी का भी आज मैं आप लोगों के लिए आईटी का एक चार्ट लेके आया हूँ। आज मैं 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको लेके आया हूँ। नंबर 1 के ऊपर हमारी कोट होती है हर रोज़, वो कोट होगी। नंबर 2 के ऊपर एक आईटी का स्पेशल चार्ट लेके आया हूँ। और नंबर 3 के ऊपर निफ्टी 50 की आरएसआई और प्राइस टू अर्निंग रेशो का जो एक कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको बाई करना है, ये 3 मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ अलग से। तो चलिए, ये निफ्टी 50 आप इसको देख ही रहे हैं। निफ्टी 50 सुबह से चला बेचारा और यहाँ पे बंद हुआ, लेकिन मैंने आपको हर रोज़ बोला है चार्ट को देखने का तरीका। अभी तो मैं मैक्रो लेवल पे समझा रहा हूँ ना, किसी दिन क्लास लगाएंगे हम चार्ट्स की, कैसे स्टडी करते हैं चार्ट को। ये देखिए, ये है लोएस्ट पॉइंट, ये है हाईएस्ट पॉइंट, और ये है इसका मीन क्लोज पॉइंट। अब यहाँ से इसने रिकवर तो किया बेचारे ने, लेकिन यहाँ से ये देखो कितना फॉल भी हुआ। तो इसका लो पॉइंट देखो आप, 23,344, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो लेवल था वो था 23,350, कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये कहीं से नीचे बंद होता, देखो होता क्या है, आजकल 25% के करीब 25% के करीब होती है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग का मीनिंग होता है कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर में डाल रखा है कि अगर इससे नीचे ये मेरा इंडेक्स जाएगा तो आपने बेच देना। जब वो एल्गो ट्रिगर होते हैं ना, ट्रिगर, इनका जब ट्रिगर होता है ना तो धड़ाधड़ स्टॉक गिरते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बीएससी स्मॉल कैप पे दोबारा समझाऊंगा ले जाके। तो ये शुक्र है यहाँ बंद नहीं हुआ, बंद ये आके होता है 431 पे, लेकिन एक और सपोर्ट लेवल इसने तोड़ा, वो था 450 वाला, उसको तोड़ा। उससे पहले इसने तोड़ा 23,000
500 वाले लेवल, ये माना जा रहा था कि ये सपोर्ट लेवल है इंडेक्स को, इसको भी आज इसने तोड़ दिया। मतलब सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, मार्केट गिरती जा रही है। बी ग्रीडी वाली जो लाइन मैंने समझाई है, बी ग्रीडी, मार्च तक तो आप ग्रीडी बने रहो, ये ऐसा मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा, याद रखना आपने। अब ये देखिए सेम कहानी, थोड़ा सा ऊपर जाता है सेंसेक्स, फिर ये नीचे आता है और ये भी इस पॉइंट पे आके बंद होता है। सेंसेक्स इसमें भी फॉल रहा, निफ्टी 50 इसमें भी फॉल रहा। तो 30 कंपनी इंडिया की ये हैं, 50 कंपनी ये हैं, ये हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनीज, उन सब में फॉल था। कारण फॉल के, रात को अमेरिका में ये जो स्टॉक हैं, क्योंकि वहाँ छुट्टी थी तो उससे पिछले दिन के स्टॉक थे। पिछले दिन क्योंकि वहाँ जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनकी डेथ हुई अभी, तो उनके शोक में पिछले दिन में और पिछली रात जो हमारे यहाँ रात थी, यूएस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद रही, छुट्टी की हुई थी, तो उससे पिछले दिन का ये डाटा है। एशिया को लेके आइए, जो मॉर्निंग में हुआ आज, मॉर्निंग में देखो आप निक्केई दनादन नीचे, चाइना ये भी नीचे, और ये तो 1.33% के लेवल में नीचे, हैंग सेंग ये भी लगभग 1% के नीचे। ये सारे नीचे थे क्योंकि डॉलर स्ट्रांग था, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। क्रूड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना की इन्फ्लेशन का नंबर बहुत वीक आया है। तो ये सारे फैक्टर कुल मिला के, और हमारी ये मार्केट है, इस पे तो पड़ने था फ़र्क। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो एशिया इंडेक्स है वो भी नेगेटिव में, 1 2 3 4 5 6 के 6 इंडिसेस एशिया के जो एशियन इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं सब नेगेटिव में हैं। अब आइए आप निफ्टी बैंक का आज आपने क्यों ध्यान से देखना है। देखो जितना हमारा निफ्टी गिरा है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा गिरा है निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक क्यों गिरा है? क्योंकि बैंकिंग में तो आज कुछ हुआ नहीं। ये इसलिए निफ्टी बैंक गिरा है क्योंकि आज रुपी ने 86 को टच किया। तो रुपीज़ निकलेगा कहाँ से? लोग जो डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे, अल्टीमेटली पैसा तो बैंक से बाहर निकलेगा ना। तो बैंक्स ने इस बात को, जो हिस्टोरिकली लो रुपी ने टच किया, और इस बात को जो बैंक्स हैं और बैंक्स का जो इंडेक्स है उसने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। और इनका रिएक्ट करना बनता था क्योंकि डॉलर अल्टीमेटली, डॉलर स्टोर कहाँ है? बैंक्स के पास स्टोर्स हैं ना। तो लोग जो बाहर वाले उन अपने डॉलर्स वापस लेके जा रहे हैं, कन्वर्ट करवा के ले जा रहे हैं, तो डॉलर का जो डिपॉजिट है वो बैंक्स के पास घट रहा है दिन प्रतिदिन। FIIs पूरा पैसा लेके जा रहे हैं। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये लोग भी डॉलर कहाँ से ले रहे हैं? बैंक से ले रहे हैं। और अगर बैंक से ये चीज़ निकल रही है तो बैंकिंग इंडेक्स देखो आप, 3 टाइम्स फॉल किया है ये। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स से 3 गुना ज़्यादा इसकी फॉल है। देखो आप फॉल, मैसिव फॉल। और रुपया, और कहीं GDP Q3 के अर्निंग अगर आई नेगेटिव, तब तो आप देखिए कि मतलब धज्जियाँ उड़ जाएंगी इस बैंकिंग इंडेक्स की। उम्मीद है कि ये अच्छे नंबर आएँ। अब आइए आप, आज बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। टॉप 5 गेनर्स देखिए कौन हैं? TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो। 5 आउट ऑफ 5 मतलब 100% बढ़ने वाली कंपनी है IT कंपनीज। और TCS देखिए 5.6%। ये पता क्या बात हुई? आपके बच्चे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले तो था कि 30% नंबर आएंगे, फेल हो जाएगा। ये कुछ उम्मीद थी, कईयों ने, मम्मी ने उम्मीद लगाई थी कि नहीं जी 35 तो आ जाएंगे, बेटा हमारा पास हो जाएगा। बेटा ले आया 40% नंबर। मोहल्ले में आपके अब होगी पार्टी। जो मोहल्ले की पार्टी है उस पार्टी ने 5.6%, और वॉल्यूम भी देखो 78 क्या 79
लाख स्टॉक ट्रेड हुए हैं, थोड़े नहीं है, और ये बहुत महंगा स्टॉक है। 4,265, 4,000 रुपये वाला स्टॉक अगर 5.5%, 6% भी बढ़ा था ये दिन में, अगर ये बढ़ जाता है 6%, 4,000 रुपये वाला स्टॉक, तो आप देखो कितनी मेगा राइज की ना इसने। तो हुआ क्या, पूरे मोहल्ले को पार्टी होगी, पूरे मोहल्ले में पार्टी मनाई जा रही है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंगली इसने को आधा % भी नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं 40% को नंबर होते हैं, और इसके जो साथी हैं, वो कहते हैं ना मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, इसके जो साथी हैं टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, जो भी सारे फेल होने वाले थे, उनको ये लगा है, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी कुछ दिनों बाद आना है, तो उनको ये लग रहा है यार इसके 40% आ गए ना, तो अपने तो 35% से प्लस आएंगे ही आएंगे, तो हमारे तो अच्छे नंबर आएंगे, मतलब अच्छे नंबर क्या, हम पास हो जाएंगे सारे। तो इन सबको लग रहा है कि हम पास होंगे, और मार्केट को भी लगा कि आईटी वाली जो कंपनी है वो अच्छा करेंगी, इसलिए आज जो ख़रीदारी हुई है, और ये ख़रीदारी नंबर 1 पे की होगी, DIIs ने, डाटा आएगा इनका, मतलब आ ही गया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। DIIs की आज की डेट का जो डाटा है वो पॉजिटिव है, और इन्होंने, और म्यूचुअल फंड्स ने, इन्होंने आईटी में दाम लगाया है, और आईटी को बहुत सारे फंड हाउसेस ने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले भी, जाइए वो सब वीडियो देखिए, CLSA ने, जेफरी ने, मॉर्गन स्टैनली ने, इन सब ने ओवरवेट बोला है आईटी को, और एक बोला है ONGC को जो डिसाइसिव आउट परफॉर्म करेगा। तो अब देखिए ये जो आईटी का, क्योंकि अब पहले 5 कौन है, 5/5 आज को बढ़ने वाले, वो सारे आईटी के स्टॉक हैं। आईटी के इंडेक्स को देखिए, मतलब बहुत सालों के बाद आईटी इंडेक्स ने एक दिन में 3.38% का ग्रोथ किया, जबकि अब देखो आप पूरा इंडिया का मैप, निफ्टी देखो, हमारी मार्केट फॉल की है, निफ्टी फॉल किया, सेंसेक्स फॉल किया, दोनों फॉल किए ना, लेकिन आईटी इंक्रीज हुआ। यही होने वाला है पूरी इंडियन मार्केट में। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये जो 2025 का साल है, ये स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक है। अब यहाँ मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप जो सुन रहे हैं, मेजॉरिटी मेरे सुनने वाले जो हैं आप लोग एंटर हुए हैं 2019 के बाद इस स्टॉक मार्केट में। तो आपने क्या देखा हुआ है, हरा ही हरा सब कुछ, कचरा स्टॉक खरीदो, स्टॉक बढ़ गया, आप आके शेखी मारते, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने स्टॉक खरीदा, वो बढ़ गया, मैंने इतने पैसे कमा लिए। उस वक्त गधा घोड़ा सब बराबर थे। अब घोड़ा चलेगा और सारे घोड़े भी नहीं दौड़ेंगे, अब दौड़ेगा अरबी घोड़ा। अब आपको जो ढूंढना है स्टॉक मार्केट में, वो अरबी हॉर्स ढूंढना है, क्लियर, जिसको कहते हैं डायमंड स्टॉक। और कोई भी कचरा खरीदेंगे आप, वो आपके पैसे को डुबोएगा, और आप स्टॉक मार्केट को गालियां देते हुए छोड़ के जाएंगे कि ये तो बेकार जगह है। तो ये आईटी इंडेक्स देखो आज इतना बड़ा बढ़ा, उसके बावजूद भी मार्केट ने आज फॉल किया। ऐसा ही होने वाला है, जब भी मार्केट गिरेगी, अब आपको अच्छे स्टॉक लेने हैं। तो आईटी इंडेक्स जो बढ़ा है, मैंने आपको बोला था कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आइए आप ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सारी एक मंडली है ना 5 स्टॉक्स की, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये 5 स्टॉक हैं। आज की एक 1 डे की है, देखिए मैं 1 डे का चार्ट लेके आया हूँ। आज सबसे ज़्यादा TCS बढ़ा, दूसरे नंबर के ऊपर टेक महिंद्रा, तीसरे के ऊपर HCL टेक, और चौथे के ऊपर इन्फोसिस, 5वें पे विप्रो। ये तो है इनके आज के दिन की। आज तक मैक्सिमम जब से वो लिस्ट हुए हैं ये स्टॉक, नंबर 1 पे हाईएस्ट रिटर्न किसने दिए हैं, ये देखो आप, 16,000%, 16,000% के रिटर्न दिए हैं किसने, इन्फोसिस ने, इन्फी ने। नंबर 1 हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का आईटी सेक्टर की जो नंबर 1 हम लोग जिसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मानते हैं, वो है इन्फोसिस। हमारा हिमालयन कैपिटल
जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी भी मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फोसिस के अंदर है। आपको नहीं बोल रहे हैं आप करिए, आप पांचों को स्टडी करिए, इनको ऑल 5। दूसरे नंबर के ऊपर आता है आपका विप्रो जो है 4000%। उसके बाद आता है TCS। तो ये देखिए आप इनकी परफॉर्मेंस, इस वीडियो को आपने रोकना है, पॉज करना है जब आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको सेव करके रखना अपने फोल्डर के अंदर, और इसको स्टडी करना अच्छी तरह से, ये देखना इनकी परसेंटेज मैं लेके आया हूँ। आपको तय करना है इन पांचों स्टॉक्स की, मैंने जो निफ्टी 50 है उसमें भी एनालिसिस किया है कि किसकी PE ज़्यादा अच्छी है। पांचों के पांचों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। ये कौन RSI बाइंग जोन में है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बाइंग और सेलिंग का जो मेरा वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए उसको, कि कब बाई करना है कब सेल करना है, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब है बाइंग टाइम, आजकल चला हुआ है। तो और आज के जोन में आज जिसने ख़रीदा, जब भी नेक्स्ट वीक गिरेगी मार्केट, आपको बाई करना है। IT सेक्टर का बहुत अच्छा भविष्य है 2025 में। कोई बेकार स्टॉक नहीं खरीदना है। ये 5 हैं लीडर, तो लीडर के साथ रहो ना आप, जो लीडर हैं IT के। इनमें से कोई एक स्टॉक आप खुद सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगता है। पांचों बहुत बेहतरीन स्टॉक हैं, लेकिन जो टेक्निक मैंने समझाई है उसको अप्लाई करो, अपने आप आंख के सामने आ जाएगा कौन सा स्टॉक बाई करना है। अब आइए आप लोगों का फेवरेट स्मॉल कैप, इसने तो 6 टाइम्स फॉल हुआ है ये निफ्टी से, 6 गुना 6 टाइम फॉल। और इसका रीज़न है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कमांड दी गई थी कि यहाँ आएगा बेच दो, यहाँ आएगा फिर बेच दो, यहाँ आएगा बेच दो। जब बिकना 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 ही चला रहेगा तो स्टॉक तो और से और नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बेचारा नीचे गिरता रहा। स्मॉल कैप के स्टॉक से जितना आप बच सकते हो ना, संभल के, इन स्टॉक से आपने अपनी दूरी बना के रखनी है, दूरी। बी फार अवे फ्रॉम देम। इनको वो स्मॉल कैप खरीदने हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कम से कम 30-40 स्टॉक्स का हम करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। मैं एनालिसिस करूंगा, तब भी नहीं मैं बोलूँगा कि आपने उनमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस साल CLS से बोल रहा है कि जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप, इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगी। तो 5 मैंने आपको IT के बता दिए, 5 बैंक के निकाल देंगे, 5 भारत की बड़ी कंपनीज़ हैं। और जो इन्वेस्टमेंट थियरी कहती है आपके पास 5 से 10 शानदार स्टॉक होने चाहिए बस, तो आपको मिल गए। उन स्टॉक्स को आप चलाइए बहुत शानदार तरीके से, और जब आपका मन कर रहा है तब आप बाई करते रहिए। और मन आपका कब करेगा, जब आप बाई एंड सेल के मेरे उस पूरे प्रिंसिपल को ढंग से समझ पाएंगे। अब आइए आप हर रोज़ की तरह जो मैं आपको करवाता हूँ, आपका प्रिय बिटकॉइन। और बिटकॉइन आज बढ़ा है, ये 80 लाख था और देखिए एक ही दिन में 2 लाख रुपए ये बढ़ गया। जो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स हैं ना, इन्वेस्टर, एक तो मैंने कल आपको क्या समझाया था, ETF के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। इन्वेस्टमेंट, ये जो ऐप्स चली हुई हैं ना, ये जो ऐप्स हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, कौन सी ऐप कब बंद हो जाए, कौन सा बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि इनका कुछ डेटाबेस ढंग से पता ही नहीं है। ETF के ज़रिए जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वहीं पे इन्वेस्ट करना है आपको। और कैसे इन्वेस्ट करना है इसका वीडियो बहुत जल्दी आपको आने वाला है। अब आइए आप, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो कुछ टाइम पहले का डाटा है, अभी वो $78 को टच कर गया है। क्रूड ऑयल क्यों बढ़ रहा है? क्रूड ऑयल का नंबर 1 रीज़न है कि JP मॉर्गन ने, बहुत बड़ी एक फर्म है, इसने बोला है कि अभी जो जैन, फेब और मार्च है बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ने वाली है नॉर्थ अमेरिका में। वैसे तो पॉलिटिकली वहाँ बहुत गर्मी है। डोनाल्ड J. ट्रंप हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा वहाँ लगाया हुआ है, कोई ना कोई उनकी खबर आ जाती है। लेकिन जब कोल्ड यहाँ पे बढ़ता है तो एक बात आप याद रखिएगा,
नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। अगर वहाँ पे सर्दी बढ़ती है, कोल्ड बढ़ रही है वहाँ पे, तो वो लोग क्या करेंगे, गैस ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हीटिंग के लिए ना। तो वहाँ क्योंकि जो बिजली की तारें हैं वो तो बर्फ़ में ज़्यादातर ख़राब हो जाती है, नहीं चलती ढंग से, तो गैस और ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक रीज़न तो ये है, और जेपी मॉर्गन ने डेटाबेस पूरी रिपोर्ट दी है। और 3 महीनों में क्या हुआ, 3 महीनों में अब सबको पता चल गया कि ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ लोग शुरू कर देते हैं होर्डिंग, होर्डिंग या कॉन्ट्रैक्ट बाइंग, कॉन्ट्रैक्ट बाइंग। अब यहाँ मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बाइंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट बाइंग ऐसी है, आज है 10th ऑफ जैन 25, मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया कि 10 फरवरी को मैं $79 पे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा हूँ। अब इन कॉन्ट्रैक्ट की मांग बढ़ रही है, क्योंकि सबको दिख रहा है, इन जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है कि ये तो मांग बढ़ रही है। तो पहले मैं 79 बोलूँगा, मेरे साथ में कोई और होगा, वो बोलेगा जी मैं तो 80 देने के लिए तैयार हूँ। कोई और आएगा, वो बोल देगा मैं $81 देने के लिए तैयार हूँ। कोई बोल देगा मैं 85 देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना फ्यूचर में उसकी मांग बढ़ने वाली है। तो ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ये चलते हैं। और होर्डिंग तो वो है ना, जो भारत में तो नंबर 1 होती होगी दुनिया में, तो लोग जो है स्टोर कर लेते हैं। एक तो वो स्टोर हो रहा है तो मांग बढ़ रही है, दूसरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, और दूसरा इसका जो रीज़न है, रशिया के ऊपर, रशिया और ईरान के ऊपर बाइडेन साहब ने जाते जाते, जबकि उनको इसको करने की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, अब पता नहीं उन्होंने क्यों किया, वो तो वही बता सकते हैं, इन्होंने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दी। और सैंक्शंस, उसके कारण जो थोड़ा बहुत ऑयल वहाँ से आता है रशिया से, वो भी चोक हो जाएगा, और इंडिया को इसकी बहुत भारी समस्या होने वाली है। स्टॉक मार्केट आज इस मुद्दे पे भी रिएक्ट की है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीद रहे थे रशिया से, अब हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इन्होंने और सैंक्शन लगा दी रशिया के ऊपर, ईरान पे, तो सप्लाई कम होगी ना, डिमांड देखो यहाँ क्या हो गई है, बढ़ गई है, और यहाँ से बाइडेन साहब ने चोक करवा दिया। तो $78 इसने जाना था कि नहीं जाना था? इसका जाना बिल्कुल जायज़ था। और तीसरी जो प्रॉब्लम है, थर्ड वन, चाइना स्टिमुलस पैकेज। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक पैकेज दिया है। अगर इंडस्ट्री के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी क्रूड ऑयल की। तो इन 3 फैक्टर की वजह से ऑयल जूम इन हुआ है, और भारत के लिए ये एक बहुत नेगेटिव खबर है, क्योंकि हम मोर देन 95% अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखो, कहाँ ये $65 का होता था, अब सरकार को $78 देने पड़ रहे हैं। तो देखो आप, $13 अभी के अभी इंक्रीज़ हो गए। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, उसका भी रुपये के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और ये देखिए आप, FIIs को देखिए और DIIs को, इस महीने 21,000 करोड़ रुपए FIIs ने बेचा है। FIIs ने 10 डेज़ के अंदर, और 10 डेज़ में से इसमें वर्किंग डेज़ कितने हुए? 2, 4, 6 वर्किंग डेज़, 6 to 7 वर्किंग डेज़ जो थे, इन्होंने इतने ज़्यादा स्टॉक भारतीय मार्केट से बेचे। ये तो भगवान भला करे इनका, DIIs का, जो भारत के इन्वेस्टर हैं, और आप लोगों का जो सुन रहे हैं, आपकी बदौलत ये देखो, अगर इन्होंने 21,000 करोड़ के बेचे तो 24,000 करोड़ के इन्होंने ख़रीद लिए। अगर ये नहीं खरीदते तो ये मार्केट तो जाके ना 20,000 से नीचे मार्केट चला जाता आपका निफ्टी 50। इतने बुरे हाल थे निफ्टी 50 के। ये तो जो DIIs हैं, और ये देखिए 10 जनवरी, आज देखो आप 2,200 करोड़ रुपया नेगेटिव में है। और पिछले कल भी मार्केट गिरी है, तो देखो जरा बेचने का स्तर देखो इनका, कल भी बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरी थी, कारण ये था -7,000 करोड़ रुपया। तो मीनिंग 10,000 करोड़ तो कब उन्होंने
थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 2 दिनों में एफआईआईज ने 10,000 करोड़ रुपया भारतीय मार्केट से बेच दिया और ये पैसा ले गए वो, और यूएस बॉन्ड में इन्होंने इस पैसे को डाला। और मैं आपको जब भी डाटा आएगा ना, कुछ टाइम लगता है उसको आते हुए, तो एक्सप्लेन करूँगा इन 2 दिनों को कि डीआईआईज ने और इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए खरीदा। 12,000 करोड़ में से इन्होंने कम से कम 8,000 करोड़ रुपए डाला होगा, मेरा रफ एस्टीमेट है। किसके अंदर ये डाला होगा? इन्होंने आईटी स्टॉक के अंदर। इसलिए आईटी स्टॉक कल उतने घटे नहीं थे और आज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि इन सब को लग रहा है, ये डीआईआईज हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हैं इंडिया के, इसमें एलआईसी आता है, एचएसबीसी बैंक आता है, एसबीआई आता है, रिलायंस की फर्म्स आती हैं, निपॉन की फर्म्स आती हैं, ये सारी फर्म्स इन पैसे को डाल रही हैं और ये पैसा मेरा और आपका ही है। हमारे पैसा डिप्लॉय कहाँ हो रहा है? हमारा पैसा डिप्लॉय हो रहा है आईटी के अंदर। तो इसीलिए आईटी का जो चार्ट मैं आपको लेके आया हूँ, तो ऐसे मैं हवा में नहीं लेके आया हूँ इसको, ये चार्ट मैं बहुत सोच समझ के आज ये चार्ट जो मैंने आज आपको समझाया, वो इसलिए समझाया कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। किसके ऊपर? हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है आईटी में, डीआईआईज वाले। तो आप लोग आईटी में क्यों ना इन्वेस्ट करें? अब आइए, आज का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से चार्ट बना के लाया हूँ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर कोट के ऊपर जाऊँगा मैं आपके उस कॉन्सेप्ट के लिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक पेज भी रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इस स्लाइड पे एक्सप्लेन करूँगा। और ये देखिए आप, ये है निफ्टी 50, निफ्टी 50 है ये। उसमें देखिए ये नाम है स्टॉक का, जैसे रिलायंस है, प्राइस टू अर्निंग 24 है, किससे कम होनी चाहिए? 25 से कम होनी चाहिए, कम है। आरएसआई 56 में है। मैंने आपको हमेशा क्या समझाया है कि जो ये बैंड है आरएसआई का, इस तरह से स्टॉक जाता है, ये है 70 और ये है 30। स्टॉक अगर इससे ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं ओवर बाउट जोन, तो मतलब उसने नीचे आना ही आना है। और जब कोई स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, ऐसे से नीचे आता है, तो इसको कहते हैं ओवर सोल्ड, तो यहाँ से स्टॉक ने ऊपर जाना ही जाना है। आरएसआई का ये पूरा लेक्चर मैंने बाई और सेल में एक्सप्लेन किया है, लिंक दे रहा हूँ नीचे, उसको ज़रूर देखिए। अब जो नीचे होगा ओवर सोल्ड जोन में और जिसकी पीई भी कम है, तो वो हमारे लिए परफेक्ट नंबर 1 स्टॉक होगा जिसको हम बाई करने की कोशिश करेंगे। पीई भी नीचे, पी 25 से कम हो, लेस देन 25 हो। ये वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम का प्रिंसिपल है, बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट, इनका प्रिंसिपल है, इट मस्ट बी लेस देन 25। और खरीदने का जो बेसिक प्रिंसिपल है हार्कोविच का, वो कहता है कि जब 30 से नीचे आए तो गोल्डन टाइम टू बाई होता है। तो गोल्डन टाइम टू बाई भी जो है वो आ गया। और स्टॉक की पी हम देख लेते हैं, इसलिए मैंने इन 50 स्टॉक की दोनों लेके आया हूँ। ये आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किन स्टॉक्स, आप कौन से स्टॉक खरीदने वाले हैं इनमें से। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ जानने में, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप स्टडी करिए, इस तरफ देखिए, आप इस तरफ देखिए, बहुत बढ़िया। एचडीएफसी बैंक 19.91, 24 के ऊपर है, ये देखो आप, मीनिंग एचडीएफसी बैंक यहाँ जैसे होना, कहीं यहाँ परफेक्ट बाइंग जोन के अंदर एचडीएफसी बैंक खड़ा है। तो अगर आपको खरीदना है, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदो इसको, लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो बहुत सही हैं। आईसीआई बैंक देखिए आप 20 के ऊपर है और यहाँ पे देखिए 39 के ऊपर है। एसबीआई बैंक 10, जितनी कम पी की वैल्यू होगी, जितनी कम पी की वैल्यू होगी, देखो कितनी कम है, 10। और आरएसआई 21। वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बैंक से जुड़े हुए हैं, हम में से हर कोई जो सुन रहा है, जो भी भारत का रहने वाला है, वो इस बैंक में ज़रूर गया होगा। फॉरेन में भी इसकी ब्रांचेस हैं। और वन ऑफ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का फेवरेट बैंक है ये। और ये आप देखो, पीई इसकी 10 है, 21 इसका आरएसआई है। आंखें मूंद करके जो 5,000 रुपये आपने डालने हैं,
इस 5,000 रुपये में से आप 1,500 रुपये इसमें डालो। कल परसों जब भी, अगर 50,000 है तो आप 15,000 रुपये डालो। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपया इसमें डालो। तो ये तो आप एक प्रपोर्शन में इसको बनाओ। HDFC बैंक ले लो, SBI बैंक ले लो, सारे बैंक ही नहीं खरीद लेने हैं। आपको IT का भी खरीदना है, आपको रिलायंस जैसी कंपनियां भी खरीदनी है। तो आपको प्लान करना है अपना। इस चार्ट को स्टडी करो। जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने डिवाइस किए हैं मेरे नहीं हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनको पढ़ के ही हमने ये डिवाइस किया है। मेरा कोई अपनी रिसर्च तो नहीं है। तो इन्हीं को हमने समझा है और आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यहाँ पे। ये डाटा आपके सामने रख दिया मैंने, आज का लेटेस्ट डाटा है ये। इसको अप्लाई करते जाओ और अपने लिए स्टॉक पिक करते जाओ। एक चार्ट बना लो, लिस्ट बना लो अपनी, और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी और आराम से मस्त अपने स्टॉक को ग्रो होते हुए देखो। ITC 27, 57 थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा है ये। यहाँ पे आइए आप, पावर ग्रिड 18, 27 अच्छे जोन में है ये। बजाज फिन सर्विस ये थोड़ा सा हायर जोन में है। कोल इंडिया को देखो आप 6.13, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये। JSW स्टील 24 और 36, ग्रासिम 28 और 34। ये आइए आप, टेक महिंद्रा 68 ज़्यादा है ये। 31 लो तो है पर ये वाला एलिमेंट ज़्यादा है। SBI लाइफ में भी ज़्यादा है, आइसर मोटर में ज़्यादा है, HDFC लाइफ ज़्यादा। हिंडाल्को परफेक्ट जोन ऑफ एल्यूमिनियम की भारत की सबसे बड़ी कंपनी, बिरला ग्रुप की कंपनी, बहुत शानदार कंपनी। देखो आप, दोनों पैरामीटर को मीट करती है। BPCL बिल्कुल मीट कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। ब्रिटानिया ज़्यादा है। डॉक्टर रेड्डी 20 है, लेकिन यहाँ 64 है। 64 का मीनिंग कि ये ऊपर के जोन में है। ऊपर के जोन में स्टॉक खरीदना नहीं है, ऊपर के जोन में बेचना है, याद रखना आप लोगों ने। तो श्रीराम फाइनेंस ये भी ठीक है। और इंडस बैंक 8.51, लेकिन यहाँ पे 54 है। और इंडस बैंक बहुत इरेटिक बैंक है। श्रीराम फाइनेंस ये तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई है। इस तरह से 50 के 50 को स्टडी करो, आराम से अपना चार्ट बनाओ और बढ़िया सी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो। तो आज का जो स्टॉक मार्केट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने एनालिसिस किया उसको हम क्लोज करेंगे हर रोज़ की तरह शानदार गोल्डन रूल्स। जो गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, रूल नंबर 1 इज़ नेवर लूज मनी। कहाँ पे? नेवर लूज मनी। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। अगर आपने पैसा खोया है ना स्टॉक मार्केट में, वो आप खुद से पूछिए, खुद को जवाब दीजिए। आपको खुद को ही जवाब देना और किसी को तो देना नहीं है आपने। तो आपके अगर आपने पैसा खोया है, यू आर अ बैड इन्वेस्टर, मीनिंग आपको फंडामेंटल पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के। अब आप खुद जानिए आप में से किस किस ने पैसा खोया है। तो जो मैं आपको हर रोज़ करवाता हूँ आप उनको फॉलो करेंगे, वो पैसा तो खोना छोड़िए, आपको मिलीनियर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये है बाइंग परफेक्ट जोन। पैसा आपके पास है, पैसा अरेंज करिए, किसी को उधार दिए उसको वापस लो, और ये बेस्ट इन्वेस्टिंग टाइम है स्टॉक मार्केट में। और व्हाट इज़ रूल नंबर 2? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और दूसरा रूल क्या है कि पहले वाले रूल को नहीं आपने भूलना कभी। तो नेवर लूज मनी, मीनिंग आप होती प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यही होती है। उसी चार्ट पे दोबारा आओ आप, ये है 70, ये है 30। आप लोग यहीं कहीं फंस जाएंगे स्टॉक को खरीद के यहाँ, और जैसे आप खरीदेंगे तो इसने तो नीचे आना ही आना है, ये तय है, और ये गिरेगा और आपको समझ ही नहीं आएगी। PE की रेशो आपने देखी नहीं होगी, RSI आपने देखा नहीं होगा, टीवी में किसी ने टिप दे दिया। जो टिप दे रहा है ना उसका तो एजेंडा है, उसने पता नहीं किस तरह की अपनी सेटिंग कर रखी है उस कंपनी के साथ, किसी फंड हाउस के साथ वो मिला हुआ है, आपको क्या पता है। आप फॉलो करिए जो बेसिक प्रिंसिपल हैं स्टॉक मार्केट के, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट,
इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करिए आप, मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इनको, क्योंकि हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमेशा बात करते हैं डेटा की, हमेशा बात करते हैं रैशनैलिटी की। डेटा और रैशनैलिटी के अलावा तो हम कोई तीसरी बात ही नहीं करते हैं। तो डेटा और रैशनैलिटी को फॉलो करो, ना कि लोगों की जो एजेंडे के साथ आ रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है उनका एजेंडा कौन सा है, जो आपको टिप बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये खरीद लो आज ये बढ़ जाएगा, उनको वो तो धंधा चला रहे हैं अपना, आपको फंसाएंगे वो, और अपना तो उनका इंटरेस्ट हो साध लिया उन्होंने, और आप लोगों को वहाँ पे ट्रैप करवा देंगे। हमेशा एक ज़िंदगी का रूल बना लीजिए आप कि आपने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं खोना है। अगर पैसा नहीं खोया तो पैसा बनेगा ही बनेगा, और यही कोट है, और इस कोट को बार बार पढ़ के इसको याद कर लो। और यहाँ तक आप पहुँचे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और इसको लाइक करिए। अगर पसंद है, आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों पसंद नहीं है आपको। और अगर आपको ये पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल एक नए वीलॉग के साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।